नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी का अपने इस परिवार एग्जाम सागर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी भारतीय भूगोल की जो श्रृंखला चला रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 6 तक देख लिया था और आज की क्लास में हमें पार्ट 7 का अध्ययन करना है। दोस्तों, इसमें हमें पेडोलॉजी का अध्ययन करना है। पेडोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों हमें भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के बारे में आज पढ़ना है और मिट्टियों का आज हम अध्ययन करेंगे। कौन मिट्टी कैसे बनी है और इसकी क्या संरचना होती है, किस प्रकार से मिट्टियों का निर्माण हुआ है, दोस्तों इन पर मुझे आपसे चर्चा करनी है। पेडोलॉजी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में जो मिट्टियों का वर्गीकरण किया है वो 8 प्रकार की मिट्टियों को बताया हुआ है। लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से कौन सी मिट्टियां महत्वपूर्ण, उन पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, याद होना चाहिए दोस्तों कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां हैं, जिसमें सबसे पहले कल मैंने आपसे चर्चा की थी जलोढ़ मिट्टी की। दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी उत्तरी भारत की यानी उत्तर भारत में मैदान में पाई जाती है। हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि यदि मैंने भारतीय मानचित्र को इस प्रकार से बनाया और हम कहें कि ये जलोढ़ मिट्टी का फैलाव कहाँ तक होगा दोस्तों, तो यहाँ आपको देखना चाहिए कि जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार होगा दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार होगा वो विस्तार उत्तर भारत में होगा, यानी उत्तर भारत में होगा। और उत्तर भारत में जो हिमालयी नदियां, इसमें गंगा, यमुना, इनके द्वारा लाई गई जो अवसाद होती है दोस्तों, इससे इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो भारत में सबसे ज्यादा यही मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, हमें बात करना चाहें कि इस मिट्टी की खास बात क्या हो सकती है, तो याद रखना दोस्तों, इस मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। दोस्तों, आगे हम बात करें जलोढ़ मिट्टी में, तो जो नई अवसाद नदियों के द्वारा जमा हो जाती है, उस नई अवसाद को जो जमा हो जाती है उसको हम कहते हैं खादर। दोस्तों, खादर। और जो पुरानी अवसाद हो गई, मीन से कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। दोस्तों, ये बना आगे अब हमें बात करना चाहें कि जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी यही होती है। दूसरा टॉपिक हमारा कल जो था, जो पार्ट हमारी 6 में जो लास्ट वहां पर हमने खत्म किया था इस क्लास को, जिसमें हमने बताया था काली मिट्टी। दोस्तों, याद रखना इस काली मिट्टी को कि काली मिट्टी आखिर इसमें क्या बहुलता है। इससे हम बात करें काली मिट्टी में आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, कैल्शियम हो, इनकी बहुलता काली मिट्टी में पाई जाती है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहला पॉइंट यही होता है हमारा कि निर्माण कैसे होता है, निर्मित कैसे होती है। दोस्तों, यहीं पर मुझे आपसे आज चर्चा करनी है कि काली मिट्टी कैसे निर्मित होती है। देखना दोस्तों कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो सबसे पहले हमें पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना को पढ़ना होगा। पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना में पृथ्वी को हम आंतरिक 3 भागों में बांट रहे हैं। जब पृथ्वी को हमने आंतरिक 3 भागों में बांटा, यानी प्याज की नुमा इसकी परत वाई परत, तो 3 परतों में हमने इसको बांटा हुआ है। दोस्तों, जो पहली परत होती है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। दोस्तों, इसको क्रस्ट बोलते हैं और हिंदी में हम इसको कह सकते हैं सियाल, यानी सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में आए कि निम्नलिखित में से पृथ्वी की किस परत को सियाल कहा जाता है। दोस्तों, तो सबसे पहले ऊपरी जो परत होती है उसको भूपर्पटी कहा जाता है और भूपर्पटी में जो उपनाम निकल के आया इसे हम सियाल कहते हैं। दोस्तों, अब हमें बात करना चाहें कि जो दूसरी परत होती है ये वाली, इसको मेंटल कहा जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में मेंटल कहा जाता है। दोस्तों, लेकिन इसका उपनाम निकल के आता है क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम की बहुलता होती है, इसलिए एक उपनाम इसका मिला सीमा। बस इस परत की खास बात ये होती है दोस्तों कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और जब ये लिक्विड फॉर्म होता है, लिक्विड में ये होता है, तो उस लिक्विड को अंदर कहा जाता है मैग्मा। क्या कहा जाता है दोस्तों, अंदर मैग्मा कहा जाता है। और यही मैग्मा जब ज्वालामुखी वोल्केनिज्म के माध्यम से बाहर आता है तब हम इसको लावा कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम तीसरी परत की बात करना चाहें दोस्तों, तो तीसरी परत जो होती है इसको कहा जाता है कोर। इसको कोर कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर 3 परत हो गई, लेकिन कोर का भी उपनाम हमें देखने को मिलता है क्योंकि निकल प्लस फेरियम की यहाँ पर बहुलता होती है। दोस्तों, 3 परतें पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, यहाँ पर हमारी हेडिंग यदि बनाए तो पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना थी। दोस्तों, यहाँ पर याद हमें ये होना चाहिए कि भूगर्भिक संरचना जब हम करते हैं पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना, तो इसको हम 3 भाग में बांटते हैं, इनके उपनाम भी हमने अभी देखे।
अब हम एक एक परत को थोड़ा चर्चा में लाएं, एक एक परत को और वर्गीकरण करें। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे पृथ्वी के अंदर हम पार्ट में पहुंचते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और इनका टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला ऊपरी क्रस्ट और ये वाला निचली क्रस्ट, यानी ये ऊपरी क्रस्ट है और ये निचला क्रस्ट है, इसमें भी डिफरेंस होता है। और जहाँ पर ये डिफरेंस से नजर आने लगता है उसको हम ये कह सकते हैं संबद्धता क्षेत्र होता है। असंबद्धता क्षेत्र मींस एक ज्वाइंट एरिया है, और ये ज्वाइंट एरिया जो है ये किन किन के बीच का ज्वाइंट एरिया है दोस्तों, तब हमें याद होना चाहिए कि पृथ्वी का सबसे भूगर्भीय संरचना में सबसे ऊपरी जो परत है जिसे हम क्रस्ट कह रहे हैं, इसे दो भागों में बांटा गया। इसको हम कहेंगे अपर क्रस्ट और इसको कहेंगे लोअर क्रस्ट, यानी ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट में हम देखें, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट में तो यहाँ पर जो असंबद्धता क्षेत्र बनेगा जिसको हम बोलते हैं कॉनेराइड, कॉनेराइड डिस्कंटिन्यूटी या फिर हम कहें कि कॉनेराइड असंबद्धता क्षेत्र। दोस्तों ये हमें याद होना चाहिए कि कॉनेराइड असंबद्धता क्षेत्र किस किस को जोड़ता है, तब हमारा आंसर होगा कि कॉनेराइड असंबद्धता क्षेत्र ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को जोड़ता है। दोस्तों यहाँ पर अब परत यानी क्रस्ट को हमने देखा, क्रस्ट के बाद हम जैसे ही मेंटल में आए तो मेंटल वाला एरिया और निचली क्रस्ट, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का भी जोड़ बनता है, नहीं डिस्कंटिन्यूटी असंबद्धता क्षेत्र बनता है। दोस्तों यहाँ पर इसका भी एक नाम हमें मिलता है, इसका नाम है मोहो डिस्कंटिन्यूटी असंबद्धता क्षेत्र। दोस्तों हमें ये देखना है कि मोहो डिस्कंटिन्यूटी, दोस्तों तो ये जो मोहो डिस्कंटिन्यूटी है ये ऊपरी मेंटल और निचले क्रस्ट का असंबद्धता क्षेत्र होता है, जिसको हम बोलते हैं मोहो डिस्कंटिन्यूटी। अब यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर एक ठोस एरिया था, यानी क्रस्ट का और जो मेंटल का ऊपरी पार्ट है लिक्विड है, तो यहाँ पर मिलन जो हुआ है, जो जोन असंबद्धता क्षेत्र बना जिसे हमने कहा मोहो डिस्कंटिन्यूटी क्षेत्र। अब हम बात करें यहाँ पर तो मेंटल अवस्था पर आए, यानी मेंटल को हम देखें जिसे हमने एक नाम दिया था सीमा, तो ये मेंटल भी अलग अलग यहाँ पर ऊपरी मेंटल कहलाएगा दोस्तों और ये निचला मेंटल कहलाएगा। तो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को जोड़ने के लिए ऊपरी मेंटल यानी ये बीच वाला एरिया, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को जोड़ने के लिए जो असंबद्धता क्षेत्र होता है इसको नाम दिया जाता है दोस्तों रेप्टी डिस्कंटिन्यूटी। अब हमें याद होना चाहिए दोस्तों कि कौन सा डिस्कंटिन्यूटी किसको जोड़ता है। हम मेंटल तक पहुंचते हैं दोस्तों। आइए हम बात करें तो निचला मेंटल और ऊपरी कोर, निचला मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में असंबद्धता क्षेत्र होता है जिसे हम कहते हैं गोनेराइड असंबद्धता क्षेत्र। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर हो गया ये। अब हम बात करें कोर को लेकर की, तो कोर में यानी ऊपरी कोर और निचला कोर के बीच में जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं लेहमेन असंबद्धता क्षेत्र। दोस्तों ये हमें नोट करना चाहिए, हर एक बच्चे को इस प्रकार से इसको नोट करना चाहिए कि कौन किसका असंबद्धता क्षेत्र होता है। जैसे उन्होंने क्रस्ट का पूछा, मेंटल पूछा या फिर कोर का पूछा। दोस्तों आगे बात करें आपसे कि काली मिट्टी से इसका संबंध क्या हो सकता है, तो हमने इस बात को जाना है कि काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के विस्फोट से होता है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के विस्फोट से होता है, और यह मिट्टी जो है काली मिट्टी, और यह मिट्टी गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले एरिया में रहती है वाला इसमें। दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी होगी आपकी काली मिट्टी, और इसका निर्माण किससे होगा, ज्वालामुखी क्रियाओं से। यानी हम कहें कि ज्वालामुखी क्रिया से काली मिट्टी का निर्माण दोस्तों ज्वालामुखी क्रिया से होता है। अब कैसे होता है इस बात को हम जाने, तो ज्वालामुखी क्रिया में यानी ज्वालामुखी को हम देखें इस प्रकार से,
तो जो मेटल फॉर्म अभी हमने दोस्तों देखा कि जो हमेशा लिक्विड में होता है, यही लिक्विड एक प्रेशर से यानी जहाँ पर क्रस्ट का एरिया कमजोर होगा वहीं पर एक उद्भव होगा इसका। यानी मैंने कहा कि पृथ्वी पर कई यानी 71% पर जल है, कई विशाल महासागर है, जिसमें हम कहें कि सबसे बड़ा महासागर जो होता है उसका नाम है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर में भी एक सबसे विश्व का सबसे गहरा जो गर्त होता है जिसका नाम है मेरियाना गर्त, जो कि पश्चिमी प्रशांत में पड़ेगा दोस्तों। अब अगर मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि इस प्रकार से ये जल है, यहाँ पर ये जल है और यहाँ पर गहराई देखा जाए तो यही मान लीजिए मेरियाना गर्त है दोस्तों। तो इसकी गहराई जो है ना, गहराई तो सर्वाधिक है मेरियाना गर्त की, लेकिन हमें याद ये होना चाहिए कि इसकी गहराई इतना है तो यहाँ पर क्रस्ट का एरिया उतना ही कमजोर होगा दोस्तों, उतना ही क्रस्ट का एरिया कमजोर होगा और वहीं पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी के उद्भव होने के आसार होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ज्वालामुखी के उद्भव होने के आसार होते हैं, याद रखना। इसलिए रिंग ऑफ फायर जिसे हम बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर की फेटिस जो होती है वो पूर्वी प्रशांत में ही होती है। नहीं मीन्स इसका ये होगा कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी की क्रिया किस महासागर में होगी, प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर को बांटा जाए पूर्वी प्रशांत पश्चिमी प्रशांत, तब हमारा आंसर होगा पूर्वी प्रशांत में दोस्तों। यहाँ पर हमें बात करें तो मान लीजिए यहाँ से ज्वालामुखी का उद्भव हुआ और इस प्रकार से ज्वालामुखी का जो मैग्मा अंदर जो लिक्विड फॉर्म था इस प्रकार से बाहर निकला, इस प्रकार से ऐसे। तो दोस्तों जब ये मैग्मा ऊपर जैसे वायु के माध्यम में आया तो यही मैग्मा लावा के रूप में कहलाए, लावा कहलाए, ठोस पत्थर का रूप इसने ले लिया। और जब ये लावा कहलाया दोस्तों, इसकी अलग अलग क्रियाएं होती हैं। ज्वालामुखी का मुख क्या होता है, अंतिम अवस्था क्या होती है, इस पर हम विश्व भूगोल में ज्वालामुखी पर चर्चा करेंगे। विश्व के सबसे ऊंचे जो ज्वालामुखी से कोटापैक्सी हो, स्ट्राम्बोली, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, से कई क्वेश्चंस परीक्षाओं बनते हैं, लेकिन हम विश्व ज्योग्राफी में इसको स्पेशल जो ज्वालामुखी की क्लास में पढ़ाएंगे। फिलहाल हम मिट्टी को देख रहे थे तो सिर्फ यहाँ हमें ये देखना है कि ये जो लावा है इसी का अपक्षरण हुआ, यानी मान लीजिए जो ठोस जम गया, जो चारों तरफ जो मैग्मा ये ठोस जम गया, ये लावा हो गया। और यही लावा का जब अपक्षरण होता है दोस्तों तब कौन सी मिट्टी निर्मित होती है, काली मिट्टी निर्मित होती है। और मैंने बताया कि इस मिट्टी में आयरन हो, सिलिका, आयरन, सिलिकॉन और कैल्शियम की बहुलता होती है दोस्तों। अब हम बात करें, कई राज्यों में स्थानीय लोग इसको अलग अलग नाम देते हैं, जैसे मैंने कहा रेगुर मिट्टी कह सकते हैं, रेगुर, या फिर हम इसे कहें रेगुर, या फिर एक कपास के लिए जाने वाली मिट्टी है तो दोस्तों हम इसको ये भी कह सकते हैं कपासी मिट्टी। ये कई उपनाम निकल के आए, वो काली मिट्टी के ही होते हैं दोस्तों। आगे हम यहाँ पर बात करें कि काली मिट्टी और किसके लिए जानी जाती है दोस्तों, तो कहते हैं कि कम जोतने की आवश्यकता होती है इसको, कम जोतने की आवश्यकता। आखिर कम जोतने की आवश्यकता क्यों होती है इसको, कम जोतने की आवश्यकता क्यों होती है इस मिट्टी को दोस्तों, याद रखना, क्योंकि ये मिट्टी सूखने पर मोटी दरारों का निर्माण करती, दरारें पड़ जाती है इसमें, और यदि बारिश होती है तो उसका पानी एकदम से बह करके जा नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं कि इस मिट्टी को कम जोतने की, सोता जोत वाली भूमि कह दीजिएगा, आपका आंसर गलत तो नहीं हो सकता है दोस्तों। आगे हम बात करें, कम जोतने की आवश्यकता होती है। और एक पॉइंट और आपकी परीक्षा में से बन सकता है, वो पॉइंट ये है कि सबसे ज्यादा जल धारण करने की क्षमता जो होती है दोस्तों, सबसे ज्यादा जल धारण करने की क्षमता किस मिट्टी की होती है, काली मिट्टी की होती है। ये सेकंड लार्जेस्ट एरियाज में जो पाई जाती है वो काली मिट्टी होती है दोस्तों। और राज्यों में हम कहें तो महाराष्ट्र होता है, गुजरात होता है और मध्य प्रदेश, इनमें सबसे ज्यादा यह मिट्टी पाई जाती है। ये काली मिट्टी से हमारा हुआ। आगे हम बात करें कि तीसरी मिट्टी हमारी क्या होगी दोस्तों, तो तीसरी मिट्टी हमारी होगी लाल मिट्टी, आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका नाम लाल होता है। लाल मिट्टी की हम बात करें दोस्तों, लाल मिट्टी दोस्तों तीसरे स्थान पर जो मिट्टी पाई जाती है ना, वो मिट्टी होती है लाल मिट्टी। अब लाल मिट्टी को हमें पढ़ना है
कि लाल मिट्टी कैसे निर्मित होती है। पहला क्वेश्चन हमारा यही होगा कि निर्मित क्या है, यानी ये निर्मित कैसे हुई। दोस्तों आपने देखा कि जलोढ़ मिट्टी कैसे निर्मित हुई और कहाँ पाई जाती है। हमने देखा काली मिट्टी कैसे निर्मित हुई और कहाँ पाई जाती है, उसकी क्या विशेषताएं। दोस्तों अब हम लाल मिट्टी में पढ़ने जा रहे हैं कि लाल मिट्टी निर्मित कैसे हुई और कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहला हमारा आंसर होगा कि कहाँ पाई जाती है, यानी कहाँ भारत में वर्तमान कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों याद रखना ये जो एरिया है आंध्र प्रदेश वाला, आंध्र प्रदेश और कुछ कर्नाटक तमिलनाडु वाला एरिया, ये जो हिस्सा देख रहे हैं दोस्तों आपको, ये वाला जो हिस्सा होता है दोस्तों, यही हिस्सा लाल मिट्टी का होता है। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में भी यही हिस्सा लाल मिट्टी का होता है। और इसके साथ जिस अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इसमें इसका पानी का जो रंग है ना वो लाल हो जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि किस नदी को लाल नदी की संज्ञा दी जाती है, वो यहाँ पर हम आंसर ब्रह्मपुत्र को कर देंगे। अब दोस्तों हमें देखना है कि सबसे ज्यादा लाल मिट्टी पाई कहाँ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 राज्यों को हम लगा सकते हैं। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना हुआ, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यानी 4-5 राज्यों में इसका सबसे ज्यादा विस्तार होता है। दोस्तों अब हमें बात करें निर्मित कैसे होती है। निर्मित कैसे होती है दोस्तों, तो यहाँ पे एक टॉपिक बनता है रॉक को लेकर के, यानी चट्टानों को लेकर के, कि भारत में चट्टानों का विकास कैसे हुआ। दोस्तों तो चट्टानों का विकास जो हुआ दोस्तों, सबसे पहले युग की जो चट्टान थी दोस्तों, उसका नाम था आर्कियन युग। आर्कियन युग की चट्टानें सबसे पहले आई भारत में, उस युग को नाम दिया आर्कियन युग। और दूसरा आया धारवाड़ की चट्टान दोस्तों, आर्कियन युग, धारवाड़ युग की चट्टान लिख सकते हैं, धारवाड़। और धारवाड़ के बाद तीसरे पर आया दोस्तों कुड़प्पा, तीसरे पर आया दोस्तों कुड़प्पा, और चौथे पर जो आया विंध्यन, चौथे पर जो है दोस्तों उसका नाम विंध्यन या विंध्यन पर्वत या विंध्यन चट्टान कह सकते हैं। और 5वें पर आएगा गोंडवाना, 5वें पर आएगा दोस्तों गोंडवाना। यहाँ हमें ये देखना है कि भारत में चट्टानों का क्रम है दोस्तों, ये चट्टानों का क्रम है, कोई पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम नहीं है। और हम पर्वत श्रृंखलाओं को आज के ही पार्ट में कराएंगे कि भारत में पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार कहाँ है और कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जाती है। इसके बाद हमें झीलों को भी पढ़ना है, फिर हिमालय का वर्गीकरण, भारत की जलवायु और भारत के वन, इसके बाद भारत का भूगोल खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम चट्टानों की बात आपसे कर रहे थे। चट्टानों में सबसे पहला जो युग होता है, सबसे प्राचीन जो चट्टान किस युग में पाई गई दोस्तों, तब हमारा आंसर होगा आर्कियन युग। दूसरे स्थान पर हम बात करें तो धारवाड़, जो धारवाड़ की चट्टान होती है दोस्तों, यानी आर्कियन के बाद जो चट्टान आई धारवाड़, इस चट्टान की खास बात यह है दोस्तों कि इसमें सबसे ज्यादा खनिज तत्व लवण पाए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा खनिज लवण किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन कई परीक्षाओं में रिपीट भी हुआ है और पूछा भी गया है कि भारत में वो चट्टानें कौन सी हैं जहां पर सबसे ज्यादा या जिसमें सबसे ज्यादा खनिज तत्व पाए गए हों, खनिज लवण पाए जाते हैं दोस्तों, तब हमारा आंसर होगा धारवाड़ की चट्टान। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कहा कि सबसे ज्यादा इसमें, मैंने कहा सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें ना पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सर्वाधिक इसमें पाए जाते हैं, तब हमारा आंसर होगा धारवाड़ युग की चट्टान दोस्तों। इसके बाद धारवाड़ युग के बाद इसका अपक्षरण होता गया, अलग अलग नामकरण करते गए दोस्तों, तो इसका नाम पड़ता है कुड़प्पा काल की चट्टान। इसमें भी लेकिन धारवाड़ की अपेक्षा कुड़प्पा में कम खनिज तत्व मिलते हैं दोस्तों, और विंध्यन में सबसे कम खनिज तत्व मिलते हैं दोस्तों। ये क्रम आपको याद होना चाहिए कि पहले पर आर्कियन हुआ, दूसरे पर धारवाड़ हुआ, तीसरे पर कुड़प्पा हुआ, चौथे पर विंध्यन हुआ दोस्तों, और 5वें पर हम बात करें दोस्तों तो 5वें पर गोंडवाना यानी नवनिर्मित हम कह सकते हैं। नवनिर्मित तो कहेंगे क्योंकि इनकी अपेक्षा बहुत बाद में है। और गोंडवाना की खास बात यह है दोस्तों कि कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है दोस्तों, तब हमारा आंसर होगा गोंडवाना काल की चट्टान। ये कोयला जिसे हम काला सोना कहते हैं दोस्तों, याद रखना
कोयले को हम इस प्रकार से बांटें कि कोयले को यदि देखा जाए कि कार्बन की मात्रा के आधार पर उसको कैटेगराइज किया गया है कि भाई कौन सा कोयला सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है दोस्तों। इससे नाम आता है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला, इस प्रकार से नाम आता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात करें सिर्फ एंथ्रेसाइट और पीट कोयला यानी सबसे निम्न वाला जो आएगा, और एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और तीसरे पर होता है लिग्नाइट फिर आएगा दोस्तों पीट कोयला। अब यहाँ पर हम बात करें कि सर इसकी गुणवत्ता कैसे मापी जाएगी, कोयला की गुणवत्ता क्या होगी, तो गुणवत्ता सिर्फ एक होगी, इसका आंसर होगा कार्बन के आधार पर। कैसे? जैसे हमें बात करें कि यदि एक एग्जाम्पल के तौर पर एंथ्रेसाइट का टुकड़ा लिया और एक टुकड़ा बिटुमिनस का लिया, तो जब दोनों को गर्म किया जाए तो हीटिंग पावर जो सबसे ज्यादा होगी वो एंथ्रेसाइट में होगी और सबसे ज्यादा जो फ्लाई ऐश बचेगा दोस्तों, इसे हम कहते हैं फ्लाई ऐश। ये फ्लाई ऐश क्या है दोस्तों, तो ये कोयले से जलने के बाद यानी पत्थर कोयले की जलने के बाद जो अपशिष्ट मिलता है उसे हम फ्लाई ऐश कहते हैं। अब हमने दोनों को लिया, हमने एक एंथ्रेसाइट का टुकड़ा लिया और एक बिटुमिनस का टुकड़ा लिया, दोनों को मैंने हीटिंग किया, दोनों को गर्म किया। गर्म करने के बाद ये प्राप्त हमें हुआ कि एंथ्रेसाइट कोयला का जो टुकड़ा था उसमें हीटिंग पावर ज्यादा था, मींस कि कार्बन उसमें ज्यादा था और उसमें फ्लाई ऐश की मात्रा बहुत कम निकली। लेकिन बिटुमिनस जो टुकड़ा था उसमें हीटिंग पावर तो कम था लेकिन फ्लाई ऐश की मात्रा एंथ्रेसाइट की अपेक्षा ज्यादा निकली दोस्तों। जो उच्च कोटि के कोयला होते हैं उसमें जो फ्लाई ऐश होता है, फ्लाई ऐश सबसे कम होता है, और जो निम्न कोटि का कोयला होता है उसमें फ्लाई ऐश सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भारत में कोयले कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, ये हमें याद होना चाहिए। वर्तमान में हम कहेंगे सबसे ज्यादा कोयला कहाँ होता है, तो झारखंड जो स्टोरेज की हुई है, उत्खनन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये राज्यों में हम लगाते हैं दोस्तों। लेकिन कुछ स्पेशल, जैसे भारत में एंथ्रेसाइट कोयला कहाँ पाया जाएगा दोस्तों, तब हमारा आंसर होगा जम्मू कश्मीर। भारत में एंथ्रेसाइट कोयला कहाँ पाया जाएगा, तब हमारा आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और यदि ये पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा कोयला किस प्रकार का है दोस्तों, तब हमारा आंसर होगा बिटुमिनस प्रकार का होता है दोस्तों। और तीसरे पर हम बात करें लिग्नाइट को लेकर के कि भारत में लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है, तब हमारा आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु। यहाँ पर हम ये बताना लाल मिट्टी को पढ़ रहे थे, लाल मिट्टी से हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। फिर से हम इसी टॉपिक पर आते हैं कि लाल मिट्टी आखिर कैसे निर्मित हुई। तो दोस्तों याद रखना कि लाल मिट्टी का निर्माण चट्टानों के अपक्षरण से हुआ है दोस्तों। लाल मिट्टी का निर्माण किससे हुआ, मैं यहाँ पर लिखूं कि लाल मिट्टी का निर्माण किससे होता है, चट्टानों के अपक्षरण से। चट्टानों के अपक्षरण से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ दोस्तों। लेकिन इन चट्टानों में आपको कौन सी चट्टान लगानी है, इन चट्टानों का वर्गीकरण मैंने अभी आपसे किया। जैसे मैंने कहा आर्कियन युग की चट्टान, धारवाड़ की चट्टान, कुड़प्पा की चट्टान, विंध्यन की चट्टान और गोंडवाना काल की चट्टान होती है दोस्तों। इस चट्टान के अपक्षरण से जो मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों वो लाल मिट्टी होती है। और ये लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, हम ये बात आपको बता चुके हैं। आगे दोस्तों लाल मिट्टी के बाद अगली मिट्टी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम कहेंगे पर्वतीय मिट्टी। लाल मिट्टी की खास बात क्या होती है, इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी की तरह उसमें भी नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरस की कमी थी और इसमें भी कमी है दोस्तों। आगे यानी चौथी मिट्टी हम पढ़ने जा रहे हैं और वो मिट्टी है हमारे पास पर्वतीय मिट्टी दोस्तों। पर्वतीय मिट्टी का जो विस्तार होता है, हम कहें कि पर्वतीय मिट्टी का विस्तार कहाँ होगा दोस्तों, तो ये पर्वतीय मिट्टी का ही विस्तार ही है। यानी हिमालय की जो तराई एरिया है उस पर पर्वतीय मिट्टी ही पाई जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर हुआ दोस्तों। जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड के बाद सिक्किम हुआ और यहाँ पर कुछ हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का भी शामिल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हमें बात करें पर्वतीय मिट्टी निर्मित कैसे हुई, तो यहाँ पर निर्मित की श्रृंखला में इसका जो निर्माण कैसे हुआ, तो निर्मित तो वही श्रृंखला है कि चट्टानों के अपक्षरण से, लेकिन
बर्फबारी की वजह से हमेशा दबी रही, इसका अपक्षण कम होता रहा, ये बर्फीली मिट्टी होती है। तो यहाँ पर हमारी परीक्षा में जो क्वेश्चन बनते हैं कि पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती, तब हमें दोस्तों को याद होना चाहिए, इस प्रकार से उसको रटना नहीं है, चीजों को समझना है कि स्थान जो है यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। और यहाँ पर जो फसलें होंगी, यानी यहाँ पर जो सुटेबल फसल होती है, इसे मैंने कहा सेब हुआ, सेब, अंगूर, अनार, नाशपाती, ऐसी यानी बागवानी यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है। बागवानी मीन्स फल सबसे ज्यादा यहाँ पर होते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये थी हमारी पर्वतीय मिट्टी। अब हम बात करना चाहें लैटेराइट मिट्टी की। लैटेराइट मिट्टी की दोस्तों, लैटेराइट मिट्टी यानी हम 5वीं मिट्टी पढ़ने जा रहे हैं। लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी दोस्तों वह एरिया होता है लैटेराइट मिट्टी में जहां पर हम ये कहें कि तट वाला एरिया, एक तरफ तट मीन्स ये एक तरफ स्थल एरिया है, एक तरफ स्थल एरिया और एक तरफ जल एरिया है दोस्तों। और इससे जो संलग्न भूमि होती है दोस्तों, उसको हम लैटेराइट मिट्टी कहते हैं। और ये लैटेराइट मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा जहां पाई जाती है वह राज्य होता है केरल। केरल में यह मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम इसके में बहुलता होती है दोस्तों। आगे एक पॉइंट और हमें लाल मिट्टी में लिखना चाहिए कि मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। मीन्स ये कि इसका जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 से कम होगा दोस्तों। आगे हमने बात की आपसे लैटेराइट मिट्टी की, इससे जो पॉइंट हमारे परीक्षा में बनते हैं कि निर्मित यानी भवन निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है, तब हमारा आंसर यही होगा। और ये मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, आगे हम बात करने जा रहे हैं आपसे छठी मिट्टी। छठवीं जो मिट्टी है उसको हम कहेंगे मरुस्थलीय मिट्टी। छठी मिट्टी जो है उसे हम कहेंगे मरुस्थलीय मिट्टी दोस्तों, मरुस्थलीय। और मरुस्थलीय मिट्टी में हम कहें कि जहाँ मरुस्थल यानी भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो होता है दोस्तों वो है थार, यानी रेगिस्तान। राजस्थान में जो पड़ने वाला रेगिस्तान उसे हम कहते हैं थार दोस्तों। याद रखना दोस्तों, ये मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टी कहलाती है क्योंकि पानी की कमी की वजह से यहाँ पर झाड़ियाँ जंगल ज्यादा हैं और यहाँ पर जो मिट्टी है वो पानी की कमी की वजह से अनुपजाऊ हो गई है, जो बंजर भूमि में तब्दील हो गई है। इसको नाम दिया मरुस्थल मिट्टी। विश्व का थार की हम बात करें, विश्व का सबसे बड़ा थार जो होता है दोस्तों सहारा होता है। और भारत का सबसे बड़ा थार रेगिस्तान जो होता है वो दोस्तों वो थार होता है। आगे हम 7वीं मिट्टी की बात करें दोस्तों, वो मिट्टी हमारे पास मिलती है लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी दोस्तों, ये लवणीय मिट्टी सबसे ज्यादा यहाँ पर पाई जाती है गुजरात में। गुजरात यानी लवणता ज्यादा हो, जहाँ की मिट्टी में लवणता ज्यादा हो तो वो कहाँ पाई जाएगी, ओनली गुजरात में पाई जाएगी दोस्तों। और 8वीं मिट्टी जो हमारे पास मिलेगी भारत में उसे हम कहते हैं दलदली मिट्टी। तो दलदली मिट्टी भी यही कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है दोस्तों। यहाँ पर हमने भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों को पढ़ा हुआ है दोस्तों। अब हम भारत में वनों का वर्गीकरण करना चाहते हैं कि भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं दोस्तों। यहाँ पर भारत में वनों को हम देखें तो भारत में जो वन है, वन यानी हमारी हेडिंग बनेगी वन। भारत में वन तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले वनों के प्रकार हम देखें। सबसे पहले भारत में वन दोस्तों, ये भारत में वन कितनी प्रकार के हैं और कहाँ कहाँ कौन से वन पाए जाते हैं, इनकी चर्चा हम भारतीय भूगोल की श्रृंखला यानी आगामी पार्ट में करेंगे। पार्ट 8 में हम इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। और पार्ट 8 में ही हम भारत की झीलों और भारत की जलवायु का भी अध्ययन करेंगे। आज की क्लास को दोस्तों हम यही ओवर करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और निरंतर अपना अध्ययन करते रहें, चीजों को नोट करते रहें, उनको समझते रहें। चलिए, धन्यवाद।